स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 5th का हिंदी फर्स्ट लेक्चर 8 पाठ 3। पाठ का नाम है सेगान। सेगान एक किसान रहता है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। आम का यह पेड़ आपके दादा का रोपा हुआ है। वे बड़े धर्मात्मा थे। वे सेगान बताते हैं कि आम का पेड़ उनके दादाजी का रोपा हुआ है और वे बड़े धर्मात्मा थे। धर्मात्मा मीन्स जो धर्म करने वाला हो। इसका फल मिश्री जैसा मीठा होता है। इसका फल मिश्री जैसा मीठा होता है और यह नारियल का पेड़ उन्होंने अपने हाथ से लगाया था। इस रास्ते पर चलिए, मेड़ों पर चलने को आपको आदत नहीं है। सेगान कहता है कि नारियल का पेड़ भी आपके दादाजी लगाए थे और उनसे कहते हैं कि आप मेड़ों पर मत चलिए, आपकी आदत नहीं है। शहरी जो ठहरे, आप शहर में जो रहते हैं। सेगान फटाफट बोलता जा रहा था। हम दोनों खेत की मेड़ पर चले जा रहे थे। मैंने पूछा, अब की फसल कब कटेगी? वे पूछते हैं कि अब फसल कब कटेगी। खेत के लंबे लहलहाते धान के पौधों को दिखाते हुए सेगान ने कहा, अभी कुछ दिन लगेंगे। सेगान जवाब देता है कि अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी धान अध पके हैं, अभी धान पूरी तरह से पके नहीं हैं। सेगान मेरे दादा के ज़माने से ही सारा खेत जोतता आ रहा है। जो सेगान किसान थे, वे उनके दादाजी के ज़माने से ही वे खेत जोतते आ रहे हैं, उनका खेत बोते थे। उसकी उम्र 80 वर्ष बताई जाती है, लेकिन देखने में वह 60 साल से ऊपर का नहीं लगता। उसकी उम्र 80 वर्ष की है, लेकिन देखने में वे 60 साल से ऊपर का वे नहीं लगते हैं। उसके हाथ में बांस की लंबी लाठी रहती है। खेती करना उसका धंधा है। पूरी भूरी जमीन में धान के पौधे रोपना उसकी दिनचर्या है। वह सिर से पैर तक काला कंबल ओढ़े रहता है, पाँव में चप्पल, काला बदन, सफ़ेद मूछें, सिर के बीच कुछ पके लंबे बाल, यही उसकी रूपरेखा है। उसकी रूपरेखा के बारे में कवि बताते हैं कि वे काला कंबल ओढ़ के रहते हैं, पाँव में चप्पल, काला बदन, सफ़ेद मूछें और सिर के बीच कुछ लंबे पके बाल। मैं हर साल फसल के वक्त गांव जाया करता था। कवि कहते हैं कि वे हर साल फसल जब होती थी तभी वे गांव जाते थे। सेगान जो कुछ देता मैं ले आता और जो सेगान उनको देता था वे लेके आ जाते थे। सेगान का इजारा मेरे दादाजी के ज़माने में ही तय हो गया था। इजारा मीन्स होता है हो गया था, मतलब सेगान का जो इजारा मतलब पट्टा था वे दादाजी ही तय कर चुके थे। आसपास के खेतों के इजारे की रकमें अब दूनी हो गई थी। वे कहते हैं कि आसपास की जो खेत थी उनकी रकमें अब दुगुनी हो गई थी। गांव जाने पर आसपास के लोग सलाह देने आ पहुंचते हैं। जब वे गांव जाते हैं कभी तो आसपास के लोग उनको सलाह देने के लिए आते हैं। एक सज्जन ने कहा, आप साल में एक आते हैं, यह बूढ़ा किसान आपको इजारे के नाम पर कुछ देता भी है या नहीं? उनसे एक सज्जन इंसान आकर पूछते हैं कि आप साल में एक बार आते हैं गांव, और वे पूछते हैं कि किसान जो है ये आपको इजारे में मतलब रकम में आपको कुछ देता है कि नहीं। सारे गांव में इजारा बहुत बढ़ गया है। वे बताते हैं कि गांव में इजारा बढ़ गया है, आपको शायद यह बूढ़ा धोखा दे रहा है। उन लोगों ने किसी दूसरे किसान को दूजे इजारे पर तय करने का वादा भी किया। उनको बहुत सारे लोग आकर सलाह देते हैं और कहते हैं कि बूढ़ा आपको धोखा दे रहा है और दूसरे किसान को अब आप रख लीजिए, आपके दूजे इजारे मतलब दुगुनी रकम पे हम तय करवा देंगे। नहीं जी, यह कौन सी बड़ी बात है? लेखक कहते हैं कि नहीं, इससे ये कोई बड़ी बात नहीं है। बूढ़ा बहुत दिनों से हमारा खेत जोत रहा है, ये हमारे बहुत दिनों से हमारा खेत जोत रहे हैं, उसी को रहने दीजिए। वे मना कर देते हैं। मेरी इस नरमी से उनका साहस कम हो गया। एक ने कहा, अगर आप सेगान को ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ के किसान हम लोगों से नाराज़ हो जाएंगे, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वे लोग आके कहते हैं कि अगर सेगान को आप ऐसे छोड़ देंगे, कम इजारे पे आप रखेंगे तो यहाँ पे और जो किसान हैं वे हम लोगों से नाराज़ हो जाएंगे, जिसका हम परिणाम बहुत बुरा होगा। नहीं, उसे हटाने का मेरा मन नहीं है। लेखक फिर मना करते हैं कि मैं इसे नहीं हटा सकता, उसे ही खाने दीजिए।
मेरा गुजारा इस ज़मीन के भरोसे थोड़े ही हो रहा है। वे कहते हैं कि वे जो खा रहे हैं खाने दीजिए, मेरा गुजारा इस ज़मीन के भरोसे नहीं होता है। मेरी आहिस्ता और चिकनी बातों से उन लोगों के कान पर जू तक न रेंगी। वे कहते हैं कि मैं इस तरह से अच्छे से बात कर रहा था, फिर भी उन लोगों के कान पे जू न रेंगना मतलब उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने किसी दूसरे किसान को मुकर्रर कर मेरे नाम इकरारनामा लिखवा कर ला दिया। वे कहते हैं कि वे किसी दूसरे किसान को मुकर्रर मतलब लेके उनके पास आ गए। मेरे सामने एक विकट समस्या उपस्थित हो गई। लेखक के सामने एक विकट समस्या आ जाती है। मैं सेगान से यह बात कैसे कहूँ और कैसे हटाऊँ। वे चिंतित हो जाते हैं कि वे सेगान से कैसे इस तरह बात करें और कैसे उसको हटाएं। दूसरे दिन खेत की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि सेगान को ज़्यादा बातें करने का मौका नहीं दूंगा। लेखक दूसरे दिन जब खेत पे जा रहे हैं उनके साथ, तो वे सोच रहे हैं कि अब सेगान से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं अपने हाथों से सोना पैदा करके दिखा दूंगा। मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सेगान तुम्हारी तो अब उम्र बीत चली, खेती बाड़ी का काम तुमसे भला अब क्या होगा। लेखक कहते हैं कि जब सेगान बात करते हुए चलता है तो वे सेगान से कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुमसे खेती बाड़ी का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपने खूब कहा, गांव भर में ऐसा कौन है जो मेरे मुकाबले में खेती बाड़ी का काम मेहनत और होशियारी से कर सकता है। सेगान कहता है कि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हो सके और मुझसे अच्छा खेती बाड़ी का काम कर सके। आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। पेज नंबर 21 हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।